अब तक फ्रेंड्स हमने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स यूनिट्स पर डिटेल में चर्चा कर ली है कि किन किन टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट हैं और किन किन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पुटअप होने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इकाई 5 के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। 12 नंबर का आपका ये यूनिट है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ से कि एक निबंधात्मक प्रश्न आवश्यक रूप से यहाँ पर आने वाला है। तो सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको दोस्तों डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस इस वीडियो से बाहर ना हो। उन्हीं सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर हो जाए अपनी तैयारी को लेकर। पहला जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूनिट का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता तथा व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित में क्या होता है, ब्याज, लाभ, हानि वगैरह जो होते हैं व्यावसायिक गणित में आते हैं। प्रायिकता आप जानते ही हैं। आंकड़ों का प्रबंधन पहले हम देखते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों पर हम यहाँ पर बात करें तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, सामान्य रूप से या किसी सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जैसे अंकों का अव्यवस्थित रूप। सेकंड है द्वितीयक या गौण आंकड़े। ये वे आंकड़े हैं जो अध्ययनकर्ता को स्वयं तुरंत एकत्रित नहीं करने होते हैं। इनका किसी अध्ययन में मात्र उपयोग किया जाता है, जैसे गत वर्षों के परीक्षा परिणाम। तो इस तरह से आप सरल लैंग्वेज में समझ गए हैं। अब देखिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या होता है। सीधा सीधा प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है। प्राथमिक आंकड़े ये कच्चे माल की तरह होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े ये निर्मित माल की तरह होते हैं। यानी कि पिछले साल के जो परिणाम हैं वो देखते हैं द्वितीयक में, तो ये निर्मित होते हैं, और प्राथमिक यानी कि हमें तुरंत वहाँ पर आंकड़े लेने एकत्रित करने होते हैं। सेकंड है ये मौलिक होते हैं, और द्वितीयक आंकड़े जबकि ये पूर्व संकलित होते हैं, पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर है प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं, और द्वितीयक आंकड़े प्रयोग करने से पूर्व संशोधित करना आवश्यक है। चौथा है प्राथमिक आंकड़े, इनको एकत्रित करने में धन, समय तथा मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी कि तुरंत हमें लाइव जा करके वहाँ पर एकत्रित आंकड़े करने पड़ते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं पहले से एकत्रित होते हैं, तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनमें अंतर भी कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों को संकलन करने की विधियां कौन कौन सी है। अब देखिए बीएसटीसी में क्या होता है, स्टूडेंट्स के पढ़ाने की सब कुछ मटेरियल होता है, तो वहाँ पर शिक्षण विधियां आपके ज़्यादा आती हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपकी रीट, सीटेट वगैरह की जो तैयारी है वो भी अच्छी सी हो पाए। तो शिक्षण विधियों पर आपको ज़्यादा गौर करना है। पहले देखिए यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरी है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, तीसरी है संवाददाताओं से प्राप्त सूचना, चौथी है डाक द्वारा प्रश्नावली, और पांचवी है परिगणकों द्वारा प्रश्नावली भरना। तो सभी जो है आराम से आप इनके देखिए नाम से ही स्पष्ट अर्थ हो रहा है। अगर इनका स्पष्ट अर्थ आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर या गूगल पर सिंपली सर्च कर लेंगे। विशेषकर इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अगर सीरीज़ है तो उसमें देख लेंगे। अब ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मेन टॉपिक जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है, जिनको हमें ज़्यादा देखना है, उन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो द्वितीयक आंकड़ों का संकलन करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो 1 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन आपको कि द्वितीयक आंकड़ों का संकलन करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो आपको बताना है व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख, 2 विधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन एवं विश्लेषण कैसे करते हैं। तो आंकड़ों के प्रबंधन की आवश्यकता दैनिक जीवन में पड़ती रहती है, और उदाहरण के रूप में क्रिकेट टीम बनाने के लिए विद्यालय में पिछले मैच में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रन और लिए गए विकेट के आंकड़े एकत्रित कर एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो उनमें आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण अगला टॉपिक है हमारा। तो आंकड़ों के ग्राफिक निरूपण चित्रात्मक हमें आंकड़ों को समझने और याद करने में सरलता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आकर्षित भी बना देता है। चित्र हमारे मस्तिष्क में अधिक स्थायी होते हैं, और इस तरह से आंकड़ों में निष्कर्ष शीघ्रता से निकाल लेते हैं। आगे हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो ऐसे माप जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंकड़ों के केंद्र में अपनी स्थिति दर्शाते हैं तथा आंकड़े की प्रवृत्ति का अनुमान देते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं।
परिभाषाएं आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। केंद्रीय प्रवृत्तियों के नाम बताइए, तो पहला है मध्यक, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है बहुलकांक। पहला यहाँ पर देखिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो माध्य का प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इस बार भी दोस्तों आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा माध्य का सूत्र आपको पता है, सबने 10th क्लास में पढ़ा है, बट फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। माध्य x बार का होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फॉर्मूला यहाँ पर x1 + x2 क्या है, हमारे पास आंकड़े हैं x, तो उनकी संख्याओं का योग और आंकड़ों की संख्या कितनी है, कितने आंकड़े हैं, तो वो n यहाँ पर बटे में आ जाएगा और फिर 16 जो समीकरण होगा वो इसका मान हो जाएगा, जहाँ x क्या है माध्य है और n है आंकड़ों की संख्या। सेकंड है यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तदुपरांत प्राप्त मध्यमान यदि विषम पद है तो माध्यिका n/2वां पद होगी और सम है तो माध्यिका n/2वें पद एवं n+1/2वें पद का माध्य आंकड़ों का माध्यिका होगी। तो इस तरह से आपको इसे सोल्व करना है। माध्यिका के बारे में पूछ लेता है तो सम के लिए आप अलग फॉर्मूला लगाएंगे, विषम के लिए n/2 लगाएंगे, सम के लिए n/2 और n+1/2, ये 2 फॉर्मूले लगाने हैं। संभावना, तो संभावना जब किसी घटना के बारे में पूर्व अनुभवों निष्कर्ष के आधार पर अनुमान लगाया जाता है तो यह घटना घटित होने के बारे में संभावना होती है कि आगे क्या होने वाला है, जिसका आधार तर्कसंगत होता है। प्रायिकता के बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसे अनिश्चितता की स्थितियों के अध्ययन के लिए विकसित किया गया है, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना इत्यादि। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं प्रायिकता से वो सिक्कों के बारे में और पासे फेंकने के बारे में ही पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ सिक्कों के प्रश्न आपको देख लेने हैं और कुछ पासों के प्रश्न आपको देख लेने हैं कि किस प्रकार से पासे आते हैं, और ताश के पत्तों वाला भी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। यहाँ पर आगे बात करें अनुपात, तो यह संख्याओं का समान प्रकार की 2 राशियों के बीच वह संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। 2 सजातीय राशियों a और b को अनुपात को a/b अथवा a/b अथवा a/, यहाँ पर b a/b से प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह रेशियो होता है, ऊपर नीचे 2 बिंदु यहाँ पर होती है, तो इसे अनुपात कहते हैं। समानुपात, सम प्लस अनुपात, 2 अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है, यानी कि समानुपात का चिन्ह होता है 4 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ABCD समानुपाती राशियां कहलाएंगी यदि A/B = C/B। तो यहाँ पर देखिए यदि ABCD समानुपाती है तो AD = BC होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब बात कर लेते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 3/4 हमारे पास भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दिया है, और 30% है और भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे दिया है, यहाँ पर 3/10 हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से आप उदाहरण से अच्छे से समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं VAT क्या होता है। किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर होता है। VAT सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह बिक्री कर वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और इस राशि को बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार वसूला गया वेट या वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है वैल्यू एडेड टैक्स। बारंबारता, किसी एक आंकड़ों की आवृत्ति जितनी बार होती है वह उस आंकड़े या प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। अब आगे हम यहाँ पर प्रायिकता के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है यहाँ पर एक सिक्का जो है 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो मान लीजिए कि 2 बार उछाला सिक्के को, तो पहली बार क्या होगा कि हो सकता है दोनों बार में हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आ जाए, या हो सकता है एक बार टेल आए एक बार हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो इस तरह से 4 संभावनाएं परिणाम हमारे पास बन रहे हैं, 4 संभावित परिणाम, कुल 4 हमारे पास हो गए। और अनुकूल परिणाम है 2 बार चित्त आने चाहिए, तो 2 बार चित्त हमारे पास एक स्थिति में बन रहे हैं कि दोनों बार चित्त यहाँ पर आने चाहिए। तो इस तरह से प्रायिकता क्या होगी 1/4 होगी। तो
तो इस तरह से आपको प्रायिकता के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें लाभ हानि का, तो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। और हानि अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो हानि हम ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत में अगर हमारे पास है तो लाभ प्रतिशत पता करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना है 100 से, और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना है 100 से। किसी भी संख्या का या भिन्न का हमें प्रतिशत पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य पता करने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस छूट राशि दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा। और छूट कैसे पता करते हैं, छूट प्रतिशत, तो छूट बटे अंकित मूल्य मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा। उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि एक साइकिल 450 रुपये में बेची जाए, यदि एक साइकिल 450 रुपये में बेची जाए तो 10% हानि होती है। यदि वह 540 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। एक साइकिल 450 रुपये में बेची जाए तो 10% हानि होती है, और 540 में अगर उसे बेचेंगे तो कितने प्रतिशत हानि होगी या लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए, माना साइकिल का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपये, 10% की हानि हो रही है यहाँ पर, तो 10 कम कर देंगे यानी कि 90 रुपये में हमने उसे बेचा। जब 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है। सही है, इतना आप यहाँ पर समझ गए हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें तो 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/90 हो जाएगा यहाँ पर, और 450 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 450 मल्टीप्लाई 100/19, 90 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 450 से यहाँ पर हमें इसे गुणा कर देंगे। आगे हम बात करें तो अब क्रय मूल्य 500 रुपये है, तो यहाँ पर 500 रुपये आ गया यहाँ पर। और अब अगर हमारे पास क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 540 रुपये है, लाभ क्या होगा, तो 540 में से 500 घटाएंगे तो 40 रुपये बचेगा, यानी कि 40 रुपये का हमारे पास लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमें पता करना है, तो लाभ प्रतिशत पे कैसे निकालेंगे, 500 रुपये पर लाभ 40 रुपये, 1 रुपये पर लाभ क्या होगा, 40/500 होगा, और 100 रुपये पर लाभ कितना होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाग यहाँ पर 8 रुपये, यानी कि अर्थात लाभ कितना हुआ, 8% लाभ हमारे पास हुआ। एक प्रश्न यहाँ पर हम और देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 53% खर्च करता है, फिर भी उसके पास 188 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 53% खर्च कर देता है, यानी कि 100% कमाता है तो 53% खर्च कर देता है, तो बचे कितने हैं, 47% उसके पास बचे, तो फिर उसके पास 188 रुपये 47% के रूप में बचते हैं। तो उसकी मासिक आय हमें पता करनी है। 53% खर्च करने के पर बचत होती है 100 माइनस 53 बराबर 47% होती है। बचत का मान है 188 रुपये, कुल धन कितना है, 188 को गुणा कर देंगे 100/47 से, तो हमारे पास कुल धन आ जाएगा। तो कुल धन क्या होगा, 400 रुपये, और हमें मासिक आय पता करनी है तो 400 रुपये उसकी मासिक आय यहाँ पर हो गई है। आगे हम बात करें ब्याज पर। ब्याज का प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता है। अधिकतर जो स्टूडेंट्स जिस वीडियो को देख रहे हैं उनको ब्याज के बारे में पता भी होगा। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र जो है ब्याज से रिलेटेड, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आप देख लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, तो चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन, और यदि मूलधन बराबर P है तो चक्रवर्ती ब्याज A होगा, और दर R% है वार्षिक तथा समय N वर्ष यहाँ पर होगा। जो यहाँ पर चर राशियाँ दी हुई है उनको क्या कहा गया है इसमें, तो उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं। जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संशोधित किया जाए तब चक्रवर्ती ब्याज CI बराबर P1 + R/100 का पावर N -1 होगा, तथा चक्रवर्ती मिश्रधन A बराबर P कोष्टक 1 + R/100 की पावर N यहाँ पर हमारे पास होने वाला है फॉर्मूला। और सेकंड है चक्रवर्ती ब्याज प्रति 6 माह ही संयोजित किया जाए, तो अगर 6 माह का पूछता है तो A बराबर P कोष्टक में 1 + R/2 × 100 का पावर 2N। जब चक्रवर्ती ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए तब A = P कोष्टक में 1 + R/4 × 100
की पावर में आ जाएगा 4n। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक उदाहरण लेकर के समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूलधन क्या है, 400 रुपये है तथा वार्षिक ब्याज संयोजन से दर 10% से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। सरल ब्याज एवं मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन क्या है, 400 रुपये है, दर कितनी है, 10% है और समय है 2 वर्ष। सरल ब्याज हम पहले पता कर लेते हैं, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन भी है हमारे पास, समय भी है और दर भी है और बटे में 100 आपको लगा देना है। तो हमारे पास 80 रुपये यहाँ पर सरल ब्याज आ गया है। सरल ब्याज आते ही क्या करेंगे, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है, 400 रुपये है और ब्याज हमें अभी ज्ञात हुआ 80 रुपये, तो 480 रुपये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को जो है आपको ध्यान से समझ लेना है। हो सकता है आपको टाइम समझ में नहीं आ रहा हो, आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप अच्छे से देख लें क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कहीं पर मेरे समझाने में चूक हुई हो, तो आप ठीक से समझेंगे तभी आपको प्रोसेस पता करनी है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको ठीक से समझते हुए याद करना है। अब बात करते हैं आयत चित्र के बारे में। तो उदाहरण के तौर पर उचित पैमाना मानकर निम्नांकित आंकड़ों का आयत चित्र बनाइए। भाग लेने वाले, दौड़ में भाग लेने वाले कितने हैं, 0 से 9 जीरो है, और 10 से 19 30 जने हैं, और 20 से 29 जो है 50 जने हैं, और 30 से 29 यहाँ पर 30 है। यहाँ पर इस तरह से आंकड़े हैं, तो इनका आंसर आप किस प्रकार से देंगे। तो आयत चित्र के दंड सदैव ऊर्ध्वाधर होते हैं। आयत चित्र के दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, क्योंकि अंतरालों के बीच कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं होता है। तो आयत चित्र का बारे में आप विशेषता देख लीजिए कि आयत चित्र के दंड सदैव ऊर्ध्वाधर होते हैं। आयत चित्र के दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं, इनके बीच में ये जो स्तंभ बने हुए हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं है, यानी कि एक से एक जुटा हुआ है। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतरालों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दौड़ों की संख्या है, खड़े में यहाँ पर है आधार में, और आधार में है यहाँ पर दौड़ में भाग लेने वालों की संख्या है, और 90 डिग्री पे वाई पे क्या है, दौड़ों की संख्या है। सेंटर पे 0 है, ऊपर वाली वाई है, और इधर आधार में जो है x है। ये आपको ध्यान में रखना है। पैमाना भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है अब दंड आरेख। उदाहरण देख लेते हैं। किसी विद्यालय में कक्षा 7 के 5 खंडों के विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है। खंड है ABCDE और विद्यार्थियों की संख्या है 42, 36, 44, 39, 40। तो अब हमें क्या करना है, दंड या स्तंभाकार लेखाचित्र सांख्यिकी आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन है। इनमें समान चौड़ाई के विभिन्न दंड आयताकार आकृति ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से बनाए जाते हैं। प्रत्येक 2 आंकड़ों के बीच समान रूप से समान स्थान छोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दंड आरेख जो होता है उनमें बीच में गैप होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। इनके बीच में यहाँ पर देखिए लाइन गैप छूटा हुआ है। तो ये क्या है, दंड आरेख है। और आयताकार जो चित्र होते हैं उनमें बीच में गैप नहीं होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या जो है खड़ी लाइन में आपको लेनी है वाई में, और आधार में आपको लेना है खंड, तो यहाँ पर x आपको लेना है। आगे हम बात करें पाई चार्ट के बारे में। तो पाई चार्ट का उदाहरण देखिए। एक विद्यालय में दोपहरी MDM में बनने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इस प्रकार था। भोजन का प्रकार दाल बाटी, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। विद्यार्थियों का प्रतिशत यानी कि दाल बाटी खाने वाले 50%, खिचड़ी खाने वाले 25%, रोटी सब्जी 18.75% और दाल चावल 6.25%। उपयुक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर 3 टर्म दे रही है। 50% भाग वाले दर्शाने के लिए वृत्त का आधा भाग लेते हैं, और 25% भाग दर्शाने के लिए वृत्त का 1/4 भाग यहाँ पर लेते हैं। शेष बचे 25% भाग में 18.75% भाग तथा 6.25% भाग, यानी इस 25% भाग को 3:1 यानी कुल 4 भाग करके 3 भाग में 18.75 तथा 1 भाग को 6.25% भाग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पाई चार्ट आप देख पा रहे हैं। दंडारेख, पाई चार्ट और आयत चित्र जो होते हैं, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको चित्र देके पूछ ले कि कौन सा चित्र है, तो आप ठीक से उनमें डिफरेंस कर पाएंगे। और इस तरह से दोस्तों आपका जो यूनिट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं।
आशा करता हूँ आपने सभी को ध्यान से समझा है और आप इन पर थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से इस यूनिट से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर भी दोस्तों इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताएंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है जिनसे उनको भी बेनिफिट हो और अपनी तैयारी को ठीक कर पाएँ। फिर मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।